नमस्कार, मैं आपकी काउंसलर SBH इंटरनेशनल IVF सेंटर से आज आपको इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी क्या है? शादी के 1 साल तक लगातार प्रयास के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा हो तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी महिलाओं और पुरुषों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इनफर्टिलिटी किन किन कारणों से हो सकता है? इनफर्टिलिटी के अनेक कारण हो सकते हैं। महिलाओं में जैसे माहवारी का अनियमित होना, सही समय पर ना आना, अंडों का समय पर ना बनना, नसों का बंद होना मतलब ट्यूबल ब्लॉक, अंडादानी में गठान, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, वजन का बढ़ना, उम्र का बढ़ना। पुरुषों में कुछ इस प्रकार है: शुक्राणुओं की कमी मतलब लो स्पर्म काउंट, स्पर्म की गतिविधि में कमी होना, स्पर्म का बाहर ना आ पाना, शराब तंबाकू का सेवन करना इत्यादि। ये सभी कारणों से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी में किन बातों का अक्सर ध्यान रखना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण है सही गायनेकोलॉजिस्ट का चुनाव करना और उनके बताए गए सुझाव को समझना और समय पर ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे फॉलिकुलर स्टडी, IUI, एडवांस ट्रीटमेंट में IVF भी हो सकता है। फॉलिकुलर स्टडी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें पीरियड्स के 2nd डे से ट्रीटमेंट शुरू होता है। कुछ हार्मोनल टैबलेट से अंडों को समय से बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। उनके साथ 10 से 12 दिनों में अंडों का साइज मेजर कर रिलेशंस रखने की सलाह दी जाती है। फॉलिकुलर स्टडी मिनिमम 3 मंथ तक किया जा सकता है। IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। IUI एक पेनलेस ट्रीटमेंट है। IUI ट्रीटमेंट भी 2 प्रकार से हो सकती है: हस्बैंड IUI और डोनर IUI। पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी में खराबी हो या फिर स्पर्म ना बनते हो, उन्हें डोनर IUI की सलाह दी जाती है। इस ट्रीटमेंट में स्पर्म वॉश मतलब स्पर्म की सफाई कर अच्छे क्वालिटी के स्पर्म गर्भाशय में मतलब बच्चादानी में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। IUI फॉलिकुलर स्टडी से थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें पीरियड्स के 2nd डे से ट्रीटमेंट शुरू होता है। कुछ हार्मोनल टैबलेट्स के साथ ही कुछ हार्मोनल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिसमें अंडों को समय से बड़ा करने का प्रयास किया जाता है। 10 से 12 दिनों में अंडों का साइज मेजर कर उन्हें ओवुलेशन करवाया जाता है, जो कि HCG इंजेक्शन लगाकर किया जाता है। इसके बाद आपके डॉक्टर द्वारा आपको दिन और समय दिया जाता है। IUI के दिन समय पर अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पेशेंट सही समय में स्पर्म दे सके और लैब में वॉश कर समय अनुसार बच्चेदानी में इंजेक्ट किया जा सके। IUI मिनिमम 3 मंथ्स तक किया जा सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें हम सब पहले इनफर्टिलिटी बच्चा ना होने का कारण का पता लगाते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी 2 टेक्निक से होती है: IVF, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट पीरियड्स के दूसरे दिन से शुरू होता है, जिसमें 10 से 12 दिनों तक हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे COS कहते हैं, कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन, जिसकी मदद से अंडों के साइज और संख्या बढ़ाई जाती है। इसे मॉनिटर करने के लिए TVS ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी से हम अंडों के सही साइज और संख्या का पता लगा सकते हैं। जब फॉलिकल्स का साइज 17-18 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है, तब हम पेशेंट को HCG, इसे ट्रिगर भी कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन लगाया जाता है। HCG का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। HCG फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करता है। HCG लगाने के ठीक 36 घंटे के अंदर ही ओवुलेशन, ओवम पिकअप किया जाता है। ये प्रोसेस जनरल सेडेशन में किया जाता है, जिससे पेशेंट को किसी भी तरह का दर्द का पता नहीं चलता। ओवम पिकअप के 3 से 4 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और अगले दिन से ही पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं।
पिकअप के दौरान एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जिन्हें हम भ्रूण विशेषज्ञ भी कहते हैं, हमें नंबर ऑफ एग्स के बारे में, मतलब अंडों की संख्या के बारे में बताते हैं। पिकअप के 3 घंटे के बाद स्पर्म और एग्स को मिलाया जाता है। इस स्टेज पर हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और वॉश कर मैच्योर एग और मैच्योर स्पर्म को इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में स्पर्म और एग सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इस प्रोसेस में नेचुरली एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है। जैसे नेचुरली बॉडी में प्रेगनेंसी होती है, ठीक उसी तरह नेचुरली लैब में अंडर ऑब्जर्वेशन प्रेगनेंसी बनाई जाती है। इस प्रोसेस को IVF कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में IVF और ICSI में 48 to 72 आवर्स के अंदर मैच्योर एम्ब्रियोज का पता लगाया जा सकता है। इस स्टेज में 45% तक प्रेगनेंसी रुकने की चांसेस रहती है। ब्लास्टोसिस, ये एक एडवांस स्टेज है जो कि डे 5 में बनती है। इस स्टेज में एम्ब्रियोज 10 गुना बड़ा साइज का हो जाता है, जिससे 70% तक प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस होते हैं। एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ज्यादातर डॉक्टर्स फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं। इस प्रोसेस में मैच्योर एम्ब्रियोज को सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि -196 डिग्री में फ्रीज किया जाता है और एक साइकिल के बाद ही ट्रांसफर किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है। ट्रांसफर के पहले साइकिल में डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दे सकते हैं। ये प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया होता है, जो कि बिल्कुल पेनलेस होता है, जिसमें बच्चेदानी के अंदर कैमरा इंसर्ट कर इंटरनल एब्नॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है और उसे क्योर किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी के 7 डेज के बाद मॉक टेस्ट किया जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इस प्रोसेस में कैथेटर यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर मेजरमेंट लिया जाता है। ये प्रोसेस 2 से 5 मिनट का होता है। ये फाइंडिंग इम्पोर्टेंट होती है और इस टेस्ट से हम कंफर्म हो जाते हैं कि एक्चुअल ट्रांसफर के वक्त पेशेंट को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 दिन बाद हम बीटा HCG टेस्ट कर प्रेगनेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव का पता लगाया जा सकता है। ET के बाद डॉक्टर द्वारा बताए गए मेडिसिन और इंजेक्शन सही समय पर लेना बहुत जरूरी होता है, जो आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में मदद करता है। आज हमने जाना इनफर्टिलिटी क्या होता है और उनके स्टेजेस क्या होता है। तो जुड़े रहिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद SBH हॉस्पिटल। थैंक यू।